नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। साथियों, ये ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जो पिछले वर्षों में UPSC यानी IAS में, ऑल स्टेट PCS, UDA LDA, लोअर सबऑर्डिनेट, RAS RTS इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यह वस्तुनिष्ठ पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 लाया गया था जिसमें टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर रखे गए थे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं साथियों आज के पहले सवाल से। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा से, बी चहुदड़ो से, सी सुरकोटदा से अथवा ऑप्शन डी रंगपुर से। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से किस स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, हड़प्पा से अथवा कालीबंगा से। साथियों, यह UDA LDA वर्ष 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल से लाल मजीठ रंग में रंगे हुए सूती कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागे भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए सेल खड़ी से, ऑप्शन बी अकीक से, ऑप्शन सी फायंस से अथवा ऑप्शन डी पकी मिट्टी से। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें सेल खड़ी से निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले? वर्ष 1813 में, वर्ष 1853 में, वर्ष 1893 में अथवा वर्ष 1913 में। साथियों, सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने सर्वप्रथम 1853 में देखने को मिले थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, अर्थशास्त्र में अथवा ऐतरेय ब्राह्मण में। साथियों, यह प्रश्न IAS 2008 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई, जहां इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष कुल से उत्पन्न समुदाय से था, परंतु गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसका अर्थ है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। इस प्रकार अथर्ववेद में सर्वप्रथम
गोत्र शब्द का प्रयोग कुल या परिवार के अर्थ में किया गया है? अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? यह भी प्रश्न IAS 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कपिल, बी नरसिंह, सी वामन अथवा ऑप्शन डी वाराह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराह। उत्तर वैदिक काल में सृजन का देवता प्रजापति सर्वोच्च हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति की कल्पना मत्स्य, कच्छप एवं वाराह आदि के रूप में की गई है, परंतु एक परम सत्ता के रूप में ब्रह्मा का आविर्भाव उपनिषद काल में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से अथवा अथर्ववेद से? साथियों, यह प्रश्न UPPCS 2009 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? यह UPPCS 2009 का प्रश्न है। ऑप्शन ए केकय, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी पांचाल अथवा ऑप्शन डी सूरसेन? साथियों, उपनिषद युग का राजा अश्वपति केकय का शासक था। अगला प्रश्न है, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां प्राप्त होता है? तैत्तिरीय संहिता में, शतपथ ब्राह्मण में, पृथ्वी सूक्त में अथवा पुरुष सूक्त में? साथियों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि एक आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उर से वैश्य एवं पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुष सूक्त। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक समाज किस रूप में संगठित था? ऑप्शन ए जन रूप में, बी जाति रूप में, सी राजन्य रूप में अथवा ऑप्शन डी सभा रूप में? साथियों, यह प्रश्न RAS RTS 2007 में पूछा गया है। पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग्वैदिक समाज जन के रूप में संगठित था। इसका ऑप्शन ए सही होगा, जन के रूप में। अगला प्रश्न है, श्रुति में क्या सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी आरण्यक, सी वेदांग अथवा डी उपनिषद? साथियों, श्रुति में वेदांग सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? वाल्मीकि ने, व्यास ने, मनु ने अथवा गार्गी ने? साथियों, वेदों को 4 भागों में महर्षि वेदव्यास ने विभाजित किया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, व्यास ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए तंजावुर में, बी कांचीपुरम में, सी मदुरै में अथवा ऑप्शन डी वंजी में?
साथियों यह प्रश्न IAS 2007 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों संगम शब्द से तात्पर्य परिषद अथवा गोष्ठी से है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को इस संगम में स्वीकृत करवाते थे, तभी किसी रचना का प्रकाशन संभव होता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे और तीनों संगम मदुरै में आयोजित की गई थी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, मदुरै। अगला प्रश्न है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? यह यूपीपीसीएस 2008 का प्रश्न है। ऑप्शन ए ताम्रपर्णी, ऑप्शन बी कावेरी, सी पेरियार अथवा डी वैगई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी कावेरी। साथियों पुहार पत्तन की स्थापना संगमकालीन चोल शासक कारिकाल ने की थी। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित पूर्वी तट का बंदरगाह था। पुहार बंदरगाह इतना सुविधाजनक था कि विदेशों से माल लेकर आने वाले बड़े जहाज पाल उतारे बिना ही तट पर आ जाते थे। अगला प्रश्न है, संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए खगोल विद्या, बी संगीत, सी औषधि अथवा ऑप्शन डी व्याकरण। साथियों संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदो और मौर्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए सत्तनार ने, ऑप्शन बी कपिलर ने, ऑप्शन सी मामूलनार ने अथवा ऑप्शन डी अगस्त्य ने। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मामूलनार ने। तमिल कवि मामूलनार नंदो द्वारा जुटाए गए अकूत धन संपदा तथा मौर्यों की सेना के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। कवि मामूलनार के विवरण से ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट समुद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की थी। यह विजय मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कोसार तथा मोहन नामक जाति की सहायता के उद्देश्य से किया था। साथियों ये रहा आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। साथियों यूपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से प्राचीन भारत के इतिहास के ये सबसे बेहतर प्रश्नोत्तर है। साथियों आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे सफलता में बहुत ही निर्णायक सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम आपके लिए और भी बेहतर प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेकर आएंगे, तो मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।